एटीसी इस इंतजार में थे कि अब आएगा गल्फ एयर फ्लाइट 072, पर अफसोस वो प्लेन दोबारा से वापस नहीं आया। क्यों प्लेन का मलबा उन्हें ऐसे लोकेशन पर मिला जहां इस प्लेन को जाना ही नहीं चाहिए था। इतने सारे गलतियों के बाद भी इस प्लेन को बचाया जा सकता था अगर वो कॉकपिट में बज रहे उस अलार्म को समझ पाते। 23 अगस्त साल 2000 कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरबस A320 मॉडल का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को गल्फ एयर ऑपरेट कर रही थी, कॉल साइन GF072। इस प्लेन को इजिप्ट से बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। प्लेन में 8 क्रू मेंबर्स सवार हो गए, जिनमें से एक इंडियन भी थे। बाकी के 135 पैसेंजर ज्यादातर इजिप्ट, बहरीन और 17 अलग अलग कंट्री से थे, जिसमें 61 पुरुष, 37 महिला और 37 बच्चे थे। इन बच्चों में से तो 8 बच्चे 1 साल के और उनसे भी कम के थे, यानी कि कुल 143 लोग प्लेन में सवार हो गए। प्लेन अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया, बस इंतजार था तो एटीसी के क्लियरेंस की। लेकिन एटीसी ने उन्हें वेट करने को कह दिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक। इतनी देरी की वजह से पैसेंजर्स के साथ साथ पायलट्स भी परेशान हो रहे थे। हालांकि 1 घंटे के बाद सूरज भी ढल गया, ऊपर से अमावस की अंधेरी रात थी। खैर 1 घंटे बाद ये प्लेन कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा और अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। इस प्लेन को कैप्टन ईशान उड़ा रहे थे। ये 37 वर्ष के थे और इनके पास 4400 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था, जिसमें से ऑलमोस्ट 1000 घंटे इन्होंने एयरबस A320 को उड़ाया था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर 25 वर्षीय ओमानी थे। इनके पास करीब 600 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था और इन्होंने करीब 400 घंटों तक एयरबस A320 को उड़ाया। करीब 2 घंटे सफर करने के बाद ये प्लेन बहरीन एयर स्पेस में दाखिल हो गया। अब वक्त था प्लेन को लैंड कराने की। आज के दौर में ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में प्लेन को लैंड कराने के लिए ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, लेकिन बहरीन एयरपोर्ट में ILS नहीं था। यहाँ पर इस प्लेन को VOR अप्रोच करना था। VOR में बेसिकली होता ये है कि एयरपोर्ट्स के आसपास एंटीना लगा होता है, जिसे हम VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज कहते हैं। VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये करता क्या है कि शॉर्ट रेंज में 2 रेडियो सिग्नल भेजता है। जब कोई प्लेन इस VOR एंटीना के आसपास जाता है तो प्लेन में लगा VOR रिसीवर इस रेडियो सिग्नल को रिसीव कर लेता है। अब यहाँ पर दूसरे सिग्नल का काम दरअसल ये है कि वो सिग्नल हमेशा नॉर्थ की ओर होता है, यानी कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नॉर्थ से कंपेयर किया जा सके कि प्लेन का लोकेशन नॉर्थ से कितने डिग्री पर है। इसको मजाक मजाक में समझे तो सपोज मैंने आपसे कहा कि वो लंबा पेड़ है ना, वहाँ से तुम्हें राइट की ओर 10 कदम जाना है, वहीं पर मेरा घर है। इतना बताने के बाद आपको आराम से मेरा घर का लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन मान लो अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि राइट में मुड़कर 10 कदम आगे जाना, मेरा घर मिल जाएगा। ऐसे में माथा पटक पटक कर दीवार टूट जाएगा, लेकिन आपको मेरा घर नहीं मिलेगा, क्योंकि राइट की ओर मुड़ना है ये तो पता है, लेकिन कहाँ से मुड़ना है ये आपको नहीं पता। VOR एंटीना का मैग्नेटिक नॉर्थ दरअसल वो पेड़ का काम करता है, जिसे हम एक रेफरेंस लाइन मानकर लेफ्ट राइट मुड़ सकते हैं। इसलिए VOR एंटीना हमेशा 2 तरह के सिग्नल ट्रांसमिट करता है। पहला सिग्नल मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि पेड़, और दूसरा सिग्नल हर एक डायरेक्शन में फैलता है, जिससे प्लेन का पता चलता है, यानी कि मेरा घर। अब प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है ये आराम से पता चल जाएगा। तो इस तरह से VOR एंटीना की मदद से पायलट को पता चल जाता है कि हम अभी कहाँ पर है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो कि ये VOR एंटीना है और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ से 90 डिग्री पर है। मान लो प्लेन VOR एंटीना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी प्लेन 90 डिग्री में रहेगा। और अगर ये प्लेन एंटीना से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी ये 90 डिग्री पर रहेगा। इसी तरह दूरी बढ़ते बढ़ते प्लेन चाहे चांद पर क्यों न चला जाए, ऐसे में पायलट को ये तो पता चल जाएगा कि हम एंटीना से कितने डिग्री के एंगल में हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि उस एंटीना से हमारी दूरी कितनी है।
यहीं पर VOR के साथ एक और डिवाइस की एंट्री हो जाती है जिसे हम DME के नाम से जानते हैं, यानी कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स। ये प्लेन में VOR रिसीवर के साथ ही फिट होता है। ये DME लगातार डिस्टेंस कैलकुलेट करता रहता है। अगर ये डिस्टेंस लगातार कम होता है इट मीन्स प्लेन VOR एंटीना के पास जा रहा है। अगर DME पाता है कि डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है इट मीन्स प्लेन VOR एंटीना से दूर जा रहा है। तो इस तरह से पायलट को पता चल जाता है कि वो किस लोकेशन पर है और साथ ही साथ VOR की दूरी का भी पता चल जाता है। इसलिए आजकल के लेटेस्ट प्लेन में जब भी VOR रिसीवर लगाया जाता है तो उसी के साथ साथ DME को भी फिट कर दिया जाता है। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वापस से आते हैं अपनी कहानी पर, जो VOR अप्रोच करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने ये पाया कि प्लेन और रनवे की दूरी के हिसाब से प्लेन की ऊंचाई बहुत अधिक है। इवन स्पीड भी ऑलमोस्ट 313 नॉट्स है। कैप्टन स्पीड को कम करके ऑलमोस्ट 272 नॉट्स पर ले आया। ATC ने रनवे 02 पर लैंड करने का परमिशन भी दे दिया, लेकिन ये लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि प्लेन के हाई स्पीड की वजह से ये फटाफट एयरपोर्ट पहुंच गया, जिसकी वजह से पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को कम नहीं कर पाया। जहां प्लेन का स्पीड 130 नॉट्स के आसपास होना चाहिए था वहां ये प्लेन 250 नॉट्स पर उड़ रहा था। जहां प्लेन की ऊंचाई 1500 फीट होना चाहिए था वहां ये प्लेन 1670 फीट पर उड़ रहा था। यहाँ पर कैप्टन के पास सबसे अच्छा विकल्प यही बच गया कि वो प्लेन ऑफ प्रोसेस को रोक ले और गो अराउंड करके दोबारा से एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर फिर से सही ऊंचाई और दूरी पर आकर प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करे। लेकिन कैप्टन अपने जिद पर अड़े हुए थे। शायद इसीलिए उन्होंने इस खतरनाक लैंडिंग को जारी रखा और सीधा प्लेन को मौत के दरवाजे की ओर ले जाने लगे। कैप्टन ने लैंडिंग गियर को डाउन किया, फ्लैप को 1 पर सेट किया। इसके बाद वो रनवे की ओर बढ़ने लगे। को पायलट भी ये सब देखकर परेशान हो चुके थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कैप्टन के बिहेवियर से ये लग रहा था कि वो अड़ चुके हैं कि किसी भी तरह से इस प्लेन को लैंड कराकर ही रहेंगे। प्लेन जब 350 फीट पर पहुंचा तब कैप्टन को समझ में आ गया कि ये प्लेन किसी भी कीमत पर सुरक्षित लैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने प्लेन के लैंडिंग को रोक दिया और गो अराउंड यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस से लैंड करने का डिसीजन बनाया। अब धीरे धीरे प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा। इसी दौरान कैप्टन ने फ्लैप को फुल कर दिया। अगेन ये बहुत गलत डिसीजन था। अब प्लेन धीरे धीरे मुड़ते हुए समुद्र की ओर चला गया। लेफ्ट साइड से कैप्टन रनवे को क्रॉस होते हुए देख पा रहे थे, लेकिन रनवे की चकाचौंध रोशनी अचानक से गायब हो गई। अब क्योंकि वो समुद्र की ओर रुख कर चुके थे इसलिए उस दिशा में किसी भी तरह की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से अमावस की काली रात भी थी, इसलिए पायलट्स को चांद की हल्की हल्की रोशनी भी नसीब नहीं हो रहा था। पायलट्स को अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ATC इस इंतजार में थे कि अब आएगा गल्फ एयर फ्लाइट 072, पर अफसोस वो प्लेन दोबारा से वापस नहीं आया। ये प्लेन रडार से गायब हो गया। ATC बार बार पूछता रहा पर फ्लाइट 072 की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब उन्हें भी समझ में आ गया कि कुछ तो अनहोनी हो चुकी है। रात के अंधेरे में रेस्क्यू टीम को भेजा गया। चारों तरफ प्लेन के टुकड़े बिखरे पड़े थे। इस हादसे में सभी की जान चली गई। दोस्तों, इस केस में बहुत सारे सवाल थे। क्यों पायलट फ्लैप का यूज तब कर रहे थे जब उन्हें करना ही नहीं चाहिए था? क्यों प्लेन का मलबा उन्हें ऐसे लोकेशन पर मिला जहां इस प्लेन को जाना ही नहीं चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर प्लेन सही सलामत था तो ये नीचे कैसे आ गया? इन सारे सवालों का जवाब पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम लग गई। प्लेन में CVR होता है जो कॉकपिट में हो रहे सारे बातचीत को रिकॉर्ड करता है। जब इस रिकॉर्डिंग को सुना गया तब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जब प्लेन गो अराउंड कर रहा था तब उन्होंने रनवे के लाइट के बारे में कुछ डिस्कस किया। कैप्टन, क्या आपको रनवे की लाइट दिखाई दे रही है? रनवे अभी लेफ्ट साइड में है और हमें इसी रनवे के लाइट को देखकर गो अराउंड करना है। ओके कैप्टन। क्या आपको रनवे की लाइट दिखाई दे रही है? नो कैप्टन, रनवे तो कहीं दिख ही नहीं रहा।
लगता है रनवे की लाइट अचानक से गायब हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह पाया कि जैसे ही प्लेन गो अराउंड करने के लिए निकला, रनवे की लाइट अचानक से कुछ देर के लिए बुझ गई और ठीक उसी वक्त पायलट रनवे के लाइट को ही देखकर अपने लोकेशन का अंदाजा लगाकर गो अराउंड कर रहे थे। लाइट के बुझ जाने से प्लेन समुद्र की ओर आगे बढ़ता रहा। वैसे भी समुद्र में कोई घर, गली या मोहल्ला नहीं होता, इसलिए वहां पर किसी भी तरह की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से अमावस की रात की वजह से ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो गया कि प्लेन अभी किस दिशा में है। इतने अंधेरे में पायलट्स को ये भी पता नहीं चला कि प्लेन ऊपर जा रहा है या नीचे। दोनों ही पायलट इल्यूजन का शिकार हो चुके थे। हालांकि डिस्प्ले में देखने से ये पता चल जाता कि प्लेन नीचे जा रहा है या ऊपर, लेकिन दोनों के दोनों पायलट रनवे को ही खोजने में बिजी थे। इसी दौरान प्लेन के कॉकपिट में ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम तेजी से बजने लगा। ये GPWS अलार्म बता रहा था कि प्लेन नीचे आ रहा है और जल्द ही प्लेन को ऊपर ना लिया जाए तो ये प्लेन टकरा जाएगा। लेकिन दोनों ही पायलट ने इस अलार्म को इग्नोर कर दिया। नतीजा ये प्लेन पानी में क्रैश हो गया और सभी की जान चली गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने रिपोर्ट में बहुत सारे खामियों का जिक्र किया। जब प्लेन पहली बार लैंड करने के लिए आया तब इसका स्पीड और एल्टीट्यूड काफी अधिक था। फिर भी कैप्टन प्लेन को लैंड कराने के लिए जिद कर रहे थे। अब चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो प्लेन को लैंड करा सकते थे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि कैप्टन प्लेन को लैंड करा सकते थे। ऐसे केस में जब प्लेन को लैंड कराया जा रहा हो तो फुल फ्लैप का यूज करना चाहिए। ये फ्लैप भी एक ब्रेकिंग का पार्ट होता है जो प्लेन में ड्रैग क्रिएट करके प्लेन को धीमा करने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन ने लैंडिंग के दौरान फुल फ्लैप का यूज ना करके फ्लैप को 1 पर सेट कर दिया। खैर, समय रहते कैप्टन ने अपने गलती को एक्सेप्ट किया और गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। लेकिन हर एयरपोर्ट में गो अराउंड करने का एक तरीका होता है। गो अराउंड करने के लिए इस एयरपोर्ट में सबसे पहले प्लेन को सीधा उड़ाना था जब तक कि वो 2500 फीट के एल्टीट्यूड तक ना पहुंच जाए। लेकिन इस नियम को तोड़ते हुए कैप्टन ने एयरपोर्ट के आगे जाकर तुरंत लेफ्ट की ओर मुड़ गए और रनवे के लाइट को रेफरेंस मानकर गो अराउंड करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गलती सिर्फ इतना ही नहीं था। इस प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ने के दौरान उन्होंने प्लेन के फ्लैप को फुल कर दिया, जबकि फुल फ्लैप का यूज तभी किया जाता है जब प्लेन को लैंड कराना हो। लैंडिंग के अलावा और कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं होता जब फुल फ्लैप करने की जरूरत पड़े। प्लेन में 2 पायलट बस इसलिए होते हैं ताकि एक पायलट अगर प्लेन को उड़ाता है तो दूसरा पायलट इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे। लेकिन यहाँ भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स पैनल पर ध्यान नहीं दिया कि प्लेन ऊपर जा रहा है या नीचे। इतने सारे गलतियों के बाद भी इस प्लेन को बचाया जा सकता था अगर वो कॉकपिट में बज रहे उस अलार्म को समझ पाते। GPWS यानी कि ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म, जो ये साफ साफ बता रहा था कि जल्दी से प्लेन को ऊपर ले जाओ, नहीं तो ये टकरा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों पायलट ने इस अलार्म को भी इग्नोर कर दिया। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लो अगर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और प्लेन का नोज नीचे की ओर झुका हुआ है, तो क्या उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि वो नीचे जा रहे हैं या ऊपर? दोस्तों, कभी भी आप तेज गति से आगे की ओर सफर करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे नहीं बल्कि पीछे की ओर धक्का देने लगेगा और ऐसे में आपको ये अंदाजा नहीं लग पाएगा कि आप नीचे की ओर गिर रहे हो या ऊपर की ओर जा रहे हो। हालांकि आसपास की चीजों को देखकर पता चल सकता है, लेकिन इन केस अगर आपको कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो तब आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। और ठीक ऐसा ही दोनों पायलट्स के साथ हुआ। इसके अलावा गलती ATC और एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की भी थी। अगर रनवे का लाइट चला गया तो उन्हें तुरंत ही आसपास उड़ रहे सभी प्लेन से कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर गल्फ एयर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ था? कैसे सारा का सारा लाइट एक साथ ऑफ हो गया? ये एयरपोर्ट के खराब मेंटेनेंस को भी दर्शाता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों पायलट्स के ट्रेनिंग में प्रॉब्लम बताया गया। फ्लाइट के ट्रेनिंग के दौरान
उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा दोनों ही पायलट्स ने बहुत कम घंटों तक A320 को उड़ाया, यानी कि एक्सपीरियंस की भी कमी थी। इसके अलावा दोनों पायलट्स के बीच आपस में बन नहीं रही थी। ये सारी गलतियां मिलकर एक बड़े हादसे को अंजाम दे दिया और 143 बेकसूर लोग मारे गए। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।